हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइफर की क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, टिफर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च है, जो फर्स्ट दिसंबर मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक के जो संडे होता है, फर्स्ट संडे जो दिसंबर का होता है, उस दिन एग्ज़ाम होता है। 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2024 के लिए हमने आप सभी के लिए जनरल बायोलॉजी मतलब जनरल साइंस, नॉट बायोलॉजी, जनरल साइंस के अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मीन्स 2010 से 2023 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोला हो चुके हैं क्योंकि ये लास्ट वीडियो है जनरल साइंस का। ओके, अब देखना यह है कि आप लोग इसका मतलब इस रिसोर्स का कितना ज़्यादा यूटिलाइज करते हो, कितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करते हो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। सपोज अ लॉन्ग, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, लॉन्ग मेटल वायर girdles the equator and that earth is girdled, girdled with a second wire that has a 16 feet clearance from the ground. Okay, 16 feet clearance from the ground. If the circumference of the earth at the equator is 25,000 miles, how much longer will be second wire? How much longer will be second wire be compared to the first? ध्यान से समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा, ये मान लो हमारा एक क्या है, अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ की मैंने कहा कि इस पॉइंट तक, ये अर्थ का जो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा रेडियस आर है, ठीक। इस अर्थ का रेडियस आर है। उसको तुम कहीं भी बना सकते हो, यहाँ से भी यहाँ तक भी बोल सकते हो। ये हमारा आर है। देखो सर्कल नहीं है ये, लेकिन मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ क्योंकि तुमको हमें मतलब हम यहाँ पे तुमको कुछ समझाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सिर्फ दे रखा है, डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो ये अज्यूम करके चलो कि सर्कल की बात हम कर रहे हैं क्योंकि अर्थ को एक सर्कुलर मानो, होता नहीं है बट मान के चलो यहाँ पे। दूसरी बात देखो, द सेकेंड वायर दैट हैज अ 16 फीट क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। अगर हम इसको यहाँ पे ग्राउंड मानते हैं, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट से इधर 16 फीट के क्लियरेंस पे एक वायर है। और चलिए हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, मतलब कुछ इस तरह से, जो कि अर्थ को गार्डन कर रहा है, ठीक है। यहां पे लिखा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज इतना माइल्स। वो छोड़ो कितना है, तुम यहां पे पहले लिख लो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द, हम नंबर पे ना जाए, सिर्फ हम बात बोले तो हम ये कहेंगे, हमने अज्यूम क्या करा है, ये अर्थ है ना, अर्थ को मैंने यहाँ पे सर्कुलर अज्यूम करा है। सर्कुलर अज्यूम करते हैं तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई और कैपिटल आर। अब अगर हम तुमसे ये कहे कि हमें ये बताना है, ये जो 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर लेंथ है किसकी, एक वायर की। 2 पाई आर लेंथ है एक वायर की, जो कि इक्वेटर से होके जा रही है। दूसरा एक और वायर है जो कि 16 फीट क्लियरेंस से है। अगर हम इसको 16 फीट को ना करके हम इसको कहे कि स्मॉल आर है,
और स्मॉल आर और क्लियरेंस है, स्मॉल आर ग्राउंड से ऊपर है, ऊपर से तुम्हारा एक जा रहा है वायर। अगर अब हम यहाँ से यहाँ इसके सेंटर तक, इस पॉइंट तक, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की अगर हम टोटल आर की बात करें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर प्लस यहाँ से यहाँ पर तक स्मॉल आर। मीन्स अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, मतलब इसके लिए अगर हम बात करें कि इसके लिए सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा, तो इसके लिए होगा 2πr प्लस आर। ठीक है, ये कौन सा है, दैट इज अ सेकेंड वायर। अब देखो क्वेश्चन, हाउ मच लॉन्गर विल बी सेकेंड वायर कंपेयर टू द फर्स्ट वायर। भाई यहाँ पे जो तुम्हें दिया हुआ है सरकमफेरेंस, ये लेंथ की तो बात हो रही है, ये लेंथ की तो बात हो रही है, दोनों लेंथ की बात हो रही है ना। हमें बताना है कि सेकेंड वायर पहला वायर से कितना ज़्यादा लंबा है। अगर हम इसका डिफरेंस बता दे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे, तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड वायर कितना लंबा है फर्स्ट वायर से। क्या मतलब है हमारा, अगर हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालें सरकमफेरेंस का, क्योंकि सरकमफेरेंस मतलब ये होता है, अगर हम ये बता दें कि पूरा सर्कल कितने यहाँ हुआ है और इसका पूरा सर्कल कितना हुआ है, क्योंकि ये दोनों लेंथ है, तो अगर इन दोनों का माइनस कर दे तो हमें पता चल जाए कि ये कितना ज़्यादा है। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो किस में से हमें निकालना है, सेकेंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल का। सेकेंड सर्कल का क्या है, 2π कैपिटल आर प्लस आर माइनस का 2π कैपिटल आर। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2π कैपिटल आर प्लस 2π स्मॉल आर माइनस 2π कैपिटल आर, ये और ये कट जाएगा, 2π स्मॉल आर आएगा, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू दे रखी है 16 फीट। ठीक है, अब इसको तीनों को आप मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो, 704/7, 7 1 जा 7, 0 4 फिर 0 0.7 5 जा 35, तो 100.5 फीट, मतलब 100.5 फीट की बात हो रही है। यहाँ पे देखो फीट है, क्योंकि यहाँ पे 16 फीट था, तो -16 तो होगा नहीं, 32 भी नहीं होगा, एक ही आपके पास ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी 100 फीट, दैट इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग मैथ देख लेते हो, कहते हो कि ये तो सर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैथ है। मैं तुमसे जब से भी मैं जनरल साइंस डिस्कस कर रहा हूँ या मैं जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ CSIR का, उस समय भी मैं एक बात बोलता हूँ, क्या कि ट्राई तो करके देखो। टीचर ने जो मैथ तुम लोग को दिया है, डेफिनेटली वो इतना डिफिकल्ट तो मैथ नहीं दिया है कि तुम मल्टीप्लाई डिवाइड में फंस जाओ। उन्होंने बस लॉजिक लगाने के लिए दिया था तुम्हें, कि लॉजिक लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो, बिना लॉजिक लगाए तुम सॉल्व करते हो, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ प्रॉब्लम, तुम ट्राई ही नहीं करते हो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट विद द ट्रीटमेंट और द कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखो मान लो हम ड्रग की बात करते हैं, ड्रग के लिए दो चीज़ें हैं। अगर ड्रग का हम चेक करते हैं कि ड्रग का इफेक्ट है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सबसे छोटी बात हम बोल रहे हैं, यहाँ पे मत बोल देना सर कंट्रोल है मतलब ड्रग है तो हम बहुत सारे ग्रुप बनाएंगे, नहीं नहीं, ड्रग भी हटा दो, शायद कंफ्यूज हो जाओ कुछ लोग, होंगे जो कहोगे कि सर ऐसा बात है कैसे बोल सकते हैं। मान लो कि कोई एक चीज़ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का इफेक्ट, ए का इफेक्ट देखना है बी पे, ए का इफेक्ट देखना है बी पे, ओके। तो हमने कहा कि ए का इफेक्ट देखना है बी पे। अब जो बी है, अगर हम, इसलिए मैंने कहा था कि इसको ड्रग कंसीडर करो और इसको ह्यूमन कंसीडर करो, या कुछ भी कंसीडर कर लो, माइस कर लो। अब हम क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे, बी 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 और एक और ग्रुप बनाएंगे जिसमें बी 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 होगा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि हमने इन दोनों को, मान लो ये कोई डिजीज है जो कि डी है, इन दोनों को डिजीज है,
ठीक है, दोनों को डिजीज डी है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा दिमाग में मत लगाओ। सिंपल जो मैं बोला उसको ध्यान से समझो क्या है कि बी माइस है, एक यहाँ पे क्या है, एक ड्रग है, डी नाम से एक डिजीज है, इन दोनों माइस को हुआ है। अब नेचुरल कंडीशन में छोड़ा है मैंने दोनों को, मतलब दोनों का जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर रहा है इस डिजीज के साथ। पर मैंने क्या करा कि इस छः को दो भागों में बांट दिया, 3 और 3 के। एक ऐसा जिसके डिजीज था बट उसको मैंने ड्रग ए दे दिया। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन है, हमने कहा कि दोनों को डिजीज था बट एक ग्रुप को मैंने ए ड्रग दे दिया। फिर हमने देखा कि इससे इस ए का इस डी पे क्या इफेक्ट आया। क्या देखा मैंने, ए का डी पे क्या इफेक्ट आया। अब ए का इस माइस पे इफेक्ट आया या नहीं आया ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें ये पता हो कि ए को ना दे तो क्या इफेक्ट आएगा। इसका भी कुछ दिन बाद आउटपुट होगा, मतलब आउटपुट इसका भी कुछ होगा, आउटपुट इसका भी कुछ होगा। तो इसमें से क्या है कि इस आउटपुट में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये बात हमें इस आउटपुट के साथ कंपेयर करके पता चलेगा। क्योंकि इसमें मैंने क्या करा, इस ए को छोड़ के बाकी सभी चीज को मैंने सेम रखा है। माउस है, मतलब माइस है, डिजीज है, दोनों हैं, 3 है, ए भी 3 है, एज भी मान लो सब सेम है। बट क्या अलग है, एक चीज अलग है, वो है ए। जो ए जिस ग्रुप को मैंने इंट्रोड्यूस करा था दैट ग्रुप इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ग्रुप। इसी को बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप। जिस ग्रुप को मैंने वो चीजें दी जिस चीज का इफेक्ट हमें पता करना है, बाकी इसके अलावा, इस ए के अलावा इन दोनों ग्रुप में एक चीज कॉमन है। ध्यान रखना, एक चीज कॉमन है, मतलब सॉरी एक चीज बता रहे, इन दोनों ग्रुप में इसको छोड़ के बाकी सब चीज कॉमन है। मीन्स ऑल एल्स, जो भी कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, रूम, सब बराबर रखेंगे हम, सिर्फ ए को छोड़ के। मतलब क्या है, ऑल एल्स बीन इक्वल। इसका लैटिन लैंग्वेज में एक टर्म है जिसको बोलते हैं सीटेरस पैरिबस। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखते हैं कि बाकी सभी चीजें सेम होनी चाहिए, सिर्फ एक को छोड़ के, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या है। और ये पता लगाने के लिए मेरे पास एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें इसका इफेक्ट ये मैंने दिया ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है जिसका नाम होता है ट्रीटमेंट, क्योंकि उस ग्रुप के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दैट ग्रुप इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब देखते हैं क्या है हमारा कंट्रोल ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस विथ हैपन व्हेन द इंटरवेंशन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट कैरीड आउट। ओके, अगला पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल मस्ट बी एडेड टुगेदर। देखो यहाँ पे कुछ ऐड हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं हम, ये चेक कर रहे हैं कि इसका इसमें क्या इफेक्ट है, और इसका इसमें इफेक्ट होने से पहले हमें क्या पता होगा कि बिना इसको दिए हुए जो हम दिन रन कर रहे हैं उससे इसमें क्या इफेक्ट है, मतलब इसका इफेक्ट है नहीं, ये पता लगा रहे हैं हम कैसे, कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करके। तो अगर कंट्रोल ग्रुप की बात यहाँ करी जाए तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा इंटरेस्ट वाला है उसको इंटरवेनेशन नहीं करे तो क्या आउटपुट आ रहा, दैट इज मैटर। तो पहला वाला जो है ज़्यादा सही लग रहा तुमको, ऐसे ही पढ़ने पर पता चलेगा। इट टेल्स अस व्हाट हैपन व्हेन द इंटरवेनेशन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट कैरीड आउट। अगर हम इसको ना रखें तो क्या आउटपुट आएगा, ये हमें पता चलता है कंट्रोल ग्रुप से। ऐड हम नहीं करते हैं ना, दैट इज अ रॉन्ग पॉइंट। कंट्रोल इज
द मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, नहीं नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं है ना, ऑल एल्स बीइंग इक्वल सिट्रस पेरिबस, सिर्फ इसको छोड़ के, ए को छोड़ के बाकी सब तो इक्वल है ना दोनों में, तो वेरिएबल आपका क्या हुआ, ए। कंट्रोल में वेरिएबल नहीं होता है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा पार्सिमोनियस आंसर क्या है इसका, इट टेल्स अस व्हाट हैपन व्हेन द इंटरवेनेशन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट कैरीड आउट। जो हमें पता करना है उसको अगर ना डाले तो एनिमल में क्या चेंजेस आ रहा है ये पता लगाते हैं हम कंट्रोल ग्रुप से। ओके, मे भी समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें तुमको नया पता चला होगा जो शायद किसी ने नहीं बताया है, वो ये है सीटरस पेरिबस। याद रखना, ऑल एल्स बीइंग इक्वल व्हेन यू फॉर्मुलेट द एक्सपेरिमेंट। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू द कमांडर ऑफ द एलिड एयर फोर्स वाज टास्क with bombing a Japanese shipping convoy. The Japanese would sail by one of the two possible routes. ठीक है, but the Allies has only enough aircraft to concentrate on one of these. ठीक है, the number of the days Japanese ships would be exposed to the Allies bomb is given the following table. जापानी चॉइस है और यहाँ पे क्या है कि पेट्रोल नदन रूट से जा रहा है तो 2 दिन 2 दिन 1 दिन 3 दिन। देखो ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा लॉजिकल है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा द नंबर ऑफ डेज जापानी शिप्स वुड बी एक्सपोज्ड टू द एलीड बॉम्ब्स इन द गिवन ऑफ फॉलोइंग टेबल। जापानी चॉइस और एलीड चॉइस है। अगर हम पेट्रोल नदन रूट पे जा रहे हैं तो 2 दिन जो है नदन रूट पे जापानीज चॉइस का 2 दिन हो रहा है एनकाउंटर, एक्सपोज हो रहा, सदर्न पे भी 2 दिन में हो रहा, ठीक है। बट अगर नदर्न पे जापानीज है और सदर्न से जा रहे हैं तो एनकाउंटर 1 दिन पे हो रहा, और दोनों लोग सदर्न पे है तो 3 एनकाउंटर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ डेज ऑफ, ओके, द जापानीज वुड बाई 2 possible route, but the Allies had only enough aircraft, okay, to concentrate on these of these. Okay, इसके पास limited aircraft हैं. The number of days Japanese ships will be exposed to the Allied bombs is given in the following table. ये पूरी कहानी है नदर्न रूट 325 सदर्न रूट, पेट्रोल द सदर्न रूट, petrol either route outcome will be same on average. This question cannot be answered without knowing what Japanese choice is. There is Japanese choice दे रखा है इन्होंने, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बच्चा तुम्हारा 3 either route outcome will be same on average, 2 1 3 3 2 5, ये भी नहीं होगा। 5/2 3/2, ठीक है, 2.5 3.5, तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों की बात हो रही, बट मुझे नहीं समझा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ड्यूरिंग वाज टेकन फॉर विद बॉम्बिंग अ जापानीज शिपिंग कॉन्वे, ठीक है, द जापानीज वुड बाई वन ऑफ द 2 possible route, but the Allies has only the enough aircraft to concentrate on one of these. The number of days Japanese ships will be exposed to the Allied bombs in given of the following table. जापानीज चॉइस और मे भी यहाँ पे कुछ छूट गया है जो कि क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जो इसमें नहीं दिया है, या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा मे बी। तो इसको तुम क्रॉस चेक कर लेना कि क्या है इसमें क्वेश्चन में आगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, ये सारे फुल स्टॉप में है। बट हाँ, इसका जो आंसर है वो शायद ये है पेट्रोल द नदर्न रूट, ये वाला पेट्रोल द नदर्न रूट, क्योंकि आई डोंट नो, ये चेक कर लेना क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, मुझे बाद में मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा इसमें क्या है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ से कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अंडर गोज द एक्सेलरेशन एज सोन एज द ग्राफ, अंडर गोज द एक्सेलरेशन एज द सोन ऑफ द ग्राफ, एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ द कार मैक्सिमम। हमें बताना है कि कार की वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी।
अब यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स आनी चाहिए। जब कार की वेलोसिटी तब मैक्सिमम होती है एट मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, थोड़ी मैथ आनी चाहिए, थोड़ी फिजिक्स आनी चाहिए। जब आपका dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर जीरो होता है तो ये उस समय हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टाइम जो होती है यही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है वैसे, अगर आपको यूनिट पता है तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, करेक्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स में कभी कभी टाइफर पूछ लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, तो ये आपको याद होना चाहिए ये वाला पॉइंट की जो डिफरेंशिएशन है विथ डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर जीरो है तो इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और dv बाई डी टी इक्वल टू ए होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जीरो कब है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है बट टाइम जीरो है, बट इसके आगे बढ़ोगे तो इस पॉइंट पे जाओगे तो एक्सेलरेशन 0.5 है, तो यहाँ पे क्या है ये 50 है। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है, करेक्ट। फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका आ गया यहाँ पे जीरो। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है, मीन्स इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। एट 100 सेकेंड पे आपकी सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद ये निगेटिव में जा रहा है। तो याद रखना कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, अगर तुम्हारे पास ग्राफ दिया हो, चाहे वो फिजिक्स में पूछा जाए या जनरल साइंस में पूछा जाए, ग्राफ दिया हो, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे, ग्राफ दिया है तो ऐसे पता लगा लो कि जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है वो उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अगर ग्राफ नहीं दिया है, कोई इक्वेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल मान लो कि a इक्वल टू कुछ यहाँ पे दे रखा हो कि x टी स्क्वायर प्लस वाई टी प्लस सी, तो अगर तुमसे पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी तो इसको तुम जीरो कर दोगे, ये इक्वल टू जीरो कर दोगे और इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ से तुम्हें v पता चल जाएगा। उस पॉइंट पे उस टी पे यहाँ से इसको सोल्व करके टी की वैल्यू निकाल लोगे, उस टी पे मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो होगी, करेक्ट। तो अगर इक्वेशन दे रखा हो तो डिफरेंशिएशन करके पता लगाओगे, उससे इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, मतलब ये ए दे रखा है इसको तुमने जीरो कर दिया, बट अगर तुम्हारे पास v दे रखा हो और v की वैल्यू दे रखा हो ये, और आपसे पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस किस पॉइंट पे जीरो होगी, तो इसको क्या करोगे dv बाई डी टी कैसे करोगे, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करोगे 2xt प्लस वाई प्लस जीरो, और इसको क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर कर दोगे। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, वीडियो बार बार देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं समझ में आता है थोड़ा फिजिक्स के कुछ जाओ, फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन चैप्टर जो था, वेलोसिटी वाला चैप्टर था, मैथ में चले जाओ, थोड़ा मैथ पढ़ लो, क्या पता अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए थोड़ा मेहनत करने पे। चलो आओ इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। The figure shows that relationship between gun ownerships levels and the death caused by the firearms. Which of the following must be true? यहाँ पे दे रखा है must be true। यहाँ पे देखोगे क्या हमारा परसेंट ऑफ द हाउसहोल्ड दैट हैव गन और फायर आर्म डेथ रेट पर 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 अगर हाउस होल्ड में गन था तो 5। अगर याद है ये इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा एक लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है, करेक्ट। अब आओ नीचे वाले क्वेश्चन पर, मस्ट बी ट्रू।
इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गन इन सर्कुलेशन रिजल्ट इज एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डेथ फ्रॉम द गन्स। देखो, अगर यहाँ पे तुम देखोगे कि बढ़ते हुए बढ़ रहा है, अगर इस एक लाइन को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, बट अगर ध्यान से तुम देखोगे तो यहाँ पे 40 पे भी ज़्यादा है और 50 पे देखो कम है, 50 पे कम है। मतलब मस्ट बी ट्रू ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेथ फ्रॉम द गन्स। दूसरा पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग द डेथ रेट फ्रॉम द गन रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द गन्स इन द सर्कुलेशन। इसी बात को उल्टा लिखा है तो ये भी सही नहीं होगा, मस्ट बी ट्रू तो नहीं है। A third variable is independent, causing an increase in the gun ownership and is the fireman death rate. Third variable is independent, causing an increase in the gun ownership and the fireman। देखो, चलो नीचे वाला पढ़ लेते हैं। वैसे यहाँ पे थर्ड वेरिएबल्स की तो बात हो नहीं रही इस ग्राफ से, तो पता नहीं चलेगा मुझे। मैंने पहले ही बता रखा है कि कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाए तो चाहे CSI और टिफर हो, गेट हो, उतना ही देखो जितना ग्राफ बताना चाहता है। यहाँ पे इन्होंने लाइन खींच रखा है, बेस्ट फिट लाइन, बट या इसमें तुम देखोगे तो अगर इस समय अभी तुम देखोगे तो रेंडम है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा है नहीं। मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू स्टेब्लिश द इंटरप्ले बिटवीन द गन ओनरशिप एंड द डेथ रेट। डेफिनेटली इसमें जिगजैग है, इसमें तुम्हारा कन्फर्म रिलेशनशिप नहीं है। ग्राफ भले दे रखा है बट कन्फर्म नहीं है। थर्ड वेरिएबल की बात हो रही है, अगर यहीं पे कोई एक और वेरिएबल दिया होता तो हम मान सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है। और इस ग्राफ में कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में भी कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए इसके साथ तो हम जाएंगे नहीं। इन ये दोनों पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इरेगुलर मतलब रेगुलर रिलेशनशिप नहीं है। तो करेक्ट आंसर, सुटेबल आंसर, मोर पार्सिमोनियस आंसर यही है कि मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द इंटरप्ले बिटवीन गन ओनरशिप एंड डेथ रेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर्स। कहीं पे तुम्हें दिक्कत होती है कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। इस तरह से तुम्हारा जो पूरा का पूरा 2010 से 2023 तक का पूरा जनरल साइंस सेक्शन 1 है, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन है 20 नंबर का होता है, काफ़ी वैल्यूबल सेक्शन है। इसमें कहीं भी दिक्कत होती है अपना 100% दे के जाओ। 100% देने के लिए कहीं तुम्हें कोई एक पैसा नहीं देना है, तुम इस चैनल पे आके वीडियो देख के जाने हैं। डेफिनेटली बायोलॉजी की वीडियो भी मैं डालूंगा, तो 40 नंबर तुम्हारे कवर हो जाएंगे इस चैनल से। और बल्कि 40 नंबर अभी भी कवर है अगर तुमने बाकी मेरे वीडियोस देखे हैं तो, क्योंकि जो भी वीडियोस में डिस्कस करता हूँ उसमें मैं कंसेप्ट ट्राई करता हूँ डिस्कस करने का। कुछ एनोनिमस क्वेश्चंस होते हैं उसको भी ट्राई करता हूँ मैं सॉल्व करने का। डेफिनेटली आई एम अ ह्यूमन नॉट अ रोबोट, तो सारी चीज़ें परफेक्ट तो नहीं बता सकता, बट ट्राई मैं ये करता हूँ कि काफ़ी सही जानकारी तुम्हें देने दूँ, जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट हाँ, एक बात का मुझे दुख है कि सपोर्ट काफ़ी कम है, काफ़ी कम सपोर्ट है। डेफिनेटली अगर तुम अपने स्कूल के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करते हो, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे, एक दो वीडियो में मे बी उनको बोरिंग लगे, बिकॉज मेरी वीडियोस का थोड़ी लंबी होती है, लेंदी होती है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें यही चीज़ कहीं और भी जाके पढ़ना पड़े। दैट इज़ द रीज़न कि मैं जितना मुझे आता उतना मैं तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब 2010 से 2023 की वीडियो एक बार और देख लो, नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो। अगर कहीं ज़रूरत पड़े, तुम्हें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे सोचने और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा जो मैंने बताया तुम्हें समझ में नहीं आया है, डेफिनेटली बेहिचक होकर तुम इसमें कमेंट कर सकते हो। किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तुम्हें उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। पॉसिबल होगा उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। बट जनरल साइंस में तुम्हें कहीं भी कभी भी जाने की ज़रूरत ना हो, इतना पढ़ाई इस चैनल से कर लो, टाइफर तो निकाल ही लो। पिछले बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट गया था, बल्कि मैंने ज़्यादा वीडियोस डिस्कस भी नहीं करे थे। इस बार काफ़ी क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के लिए मैं इस बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी जो CSIR गेट और बाकी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी आपको मेरी वीडियो से आपको ये पता चलता है कि हमें अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जो पूछा है उसी को आंसर देना है। ऐसे चीज़ें आपको इस वीडियो से, हमारे वीडियो से आपको पता चलता है। अगर कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। अगर मैं बायोलॉजी पूरा कवर कंप्लीट कर पाता 2010 से 2023 तक,
उसके बाद मैं हो सकता है जनरल साइंस के लिए कुछ नोट्स आप लोगों के लेके आऊँगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। ये चैनल बिल्कुल तुमको सब चीज़ फ्री दे रहा है। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है जो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सपोर्ट करोगे डेफिनेटली और ज़्यादा फायदा होगा। चलो बाय बाय।